Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, द डीप डाइव में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज की हमारी ये खास चर्चा आप तक पहुंची है सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी यूट्यूब चैनल के सौजन्य से। हाँ, और अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये चैनल आपके लिए बहुत काम का है। बिल्कुल, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको उनका काम पसंद आता है तो पेड मेंबरशिप ज्वाइन करके उन्हें सपोर्ट भी करें ताकि वो आपके लिए ऐसा बेहतरीन कंटेंट हमेशा लाते रहें। तो आज का हमारा विषय है एनसीईआरटी की एक बहुत ही फाउंडेशनल किताब। हाँ, कक्षा 9 की लोकतांत्रिक राजनीति का अध्याय 4 संस्थाओं का कामकाज। और देखिए, ये सिर्फ एक चैप्टर का सारांश नहीं है। यूपीएससी के नजरिए से ये भारतीय लोकतंत्र की पूरी मशीनरी का कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट है। मतलब निर्णय कैसे लिए जाते हैं, उन्हें कौन लागू करता है और जब कोई टकराव हो तो उसे कौन सुलझाता है। जीएस पेपर 2 का पूरा आधार इन्हीं सवालों पर टिका है। सही कहा। और इन सवालों को समझने का सबसे अच्छा तरीका है एक असल कहानी के जरिए इन्हें देखना। बिल्कुल, तो आज हम एक बहुत चर्चित सरकारी आदेश मंडल आयोग की सिफारिशों को लागू करने वाले ऑफिस मेमोरेंडम की केस स्टडी से समझेंगे कि हमारी संस्थाएं असल में जमीन पर काम कैसे करती हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 13 अगस्त 1990 से। सरकार एक आदेश जारी करती है OM नंबर 3601-3190। पहली नजर में ये एक मामूली सरकारी कागज लगता है, लेकिन इस एक दस्तावेज ने भारतीय राजनीति और समाज में एक भूचाल ला दिया था। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, भूचाल। इस आदेश का सार ये था कि केंद्र सरकार की नौकरियों में 27% सीटें अब सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी SC/BC के लिए आरक्षित होंगी। और ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी। अब तक आरक्षण सिर्फ SC और ST समुदायों के लिए था, तो ये एक तीसरी कैटेगरी का जन्म था जिसने देश की आरक्षण नीति को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन ये फैसला मतलब रातों रात तो नहीं आ गया होगा। इसकी नींव तो काफी पहले रखी गई थी, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी कहानी काफी पुरानी है। 1979 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरा पिछड़ा वर्ग आयोग बना था। अच्छा। आयोग ने 1980 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी जिसमें ये 27% आरक्षण की सिफारिश भी थी। लेकिन फिर लगभग एक दशक तक वो रिपोर्ट फाइलों में ही दबी रही। किसी ने उसे छुआ नहीं। किसी भी सरकार ने उसे छूने की हिम्मत नहीं की। तो फिर 1990 में ऐसा क्या हुआ कि वीपी सिंह सरकार ने इस रिपोर्ट को ठंडे बस्ते से बाहर निकाला? देखिए, इसके पीछे की राजनीति बहुत दिलचस्प है। 1989 के चुनावों में जनता दल ने इसे अपने घोषणा पत्र का हिस्सा बनाया था। ओके। तो जब वीपी सिंह की गठबंधन सरकार बनी तो उन पर अपने चुनावी वादे को पूरा करने का दबाव था और साथ ही उस समय उनकी सरकार आंतरिक राजनीति से भी जूझ रही थी। तो कई विश्लेषक मानते हैं कि मंडल कार्ड खेलना एक राजनीतिक दांव भी था ताकि पिछड़ी जातियों के एक बड़े वोट बैंक को अपने साथ जोड़ा जा सके। अच्छा, तो इसका मतलब जिस अफसर ने उस मेमोरेंडम पर दस्तखत किए वो तो बस एक बिल्कुल, वो तो बस एक मोहरा थे। असली खेल तो कहीं और ही चल रहा था। तो फिर इस पूरे फैसले के पीछे कौन कौन सी शक्तियां थीं? क्या ये सिर्फ प्रधानमंत्री का फैसला था? नहीं, और यूपीएससी के लिए यही समझना सबसे जरूरी है। लोकतंत्र ऐसे काम नहीं करता। ये एक पूरी संस्थागत प्रक्रिया का नतीजा था। सबसे पहले राष्ट्रपति। अच्छा, राष्ट्रपति की क्या भूमिका थी? राष्ट्र के मुखिया के तौर पर उन्होंने संसद में अपने भाषण में सरकार के इस इरादे का जिक्र किया था। ये एक तरह से नीति का औपचारिक ऐलान था। ठीक है, राष्ट्रपति ने इरादा जताया, लेकिन नीतिगत फैसले पर मोहर कहाँ लगी? वो तो कैबिनेट में लगी होगी। बिल्कुल। असली फैसला हुआ 6 अगस्त 1990 को केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में। प्रधानमंत्री सरकार के मुखिया होते हैं और उन्होंने इस बैठक की अध्यक्षता की। और पूरी कैबिनेट ने मिलकर फैसला लिया? हाँ, पूरी कैबिनेट ने मिलकर इन सिफारिशों को लागू करने का औपचारिक फैसला लिया। ये एक सामूहिक निर्णय था, किसी एक व्यक्ति का नहीं। और फिर ये फैसला संसद और देश के सामने कैसे आया? अगले ही दिन प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने संसद की दोनों सदनों में इसकी घोषणा की। यहाँ एक दिलचस्प बात है। क्या?
आमतौर पर बड़े फैसले कानून के रूप में संसद से पास होते हैं, लेकिन ये फैसला सीधे कैबिनेट ने लिया था। फिर भी संसद की भूमिका बहुत अहम थी। मैं यही पूछने वाला था, अगर इस पर संसद में कोई वोटिंग ही नहीं हुई तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि संसद इस प्रक्रिया में शामिल थी? क्या ये सिर्फ एक सूचना देने का मंच नहीं था? आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया है। देखिए, संसद सीधे तौर पे फैसला नहीं ले रही थी, लेकिन वो सरकार पर लगातार दबाव बना रही थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर सालों से संसद में बहस होती रही थी। अच्छा, तो एक माहौल बना हुआ था। हाँ, बिल्कुल। सरकार जानती थी कि उसे लोकसभा का विश्वास हासिल है, और अगर संसद का बड़ा हिस्सा इस फैसले के खिलाफ होता तो सरकार गिर भी सकती थी। सही बात है। तो संसद की मौन सहमति और उसके बनाए हुए राजनीतिक माहौल के बिना सरकार इतना बड़ा कदम नहीं उठा सकती थी। तो इस एक उदाहरण से हमें यह साफ दिख रहा है कि हमारे लोकतंत्र का एक तरह का सेफ्टी नेट है। कार्यपालिका यानी सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया, विधायिका यानी संसद उस फैसले पर बहस का मंच बनी, जिसने देश का मूड तय किया, और फिर जब समाज में टकराव हुआ तो कहानी में तीसरी संस्था की एंट्री हुई। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, न्यायपालिका। हाँ, जैसे ही ये आदेश लागू हुआ, देश में, खासकर उत्तर भारत के शहरी इलाकों में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। मामला बहुत गर्मा गया था। हाँ, मामला अफसरों की समानता और योग्यता बनाम आरक्षण का बन गया, और ये लड़ाई सड़कों से होते हुई अदालत तक पहुंच गई। और यहीं पर न्यायपालिका की भूमिका शुरू होती है। इस आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गईं। इन सभी को एक साथ जोड़कर सुना गया, और ये केस भारतीय कानून के इतिहास में इंदिरा साहनी बनाम भारत सरकार मामले के नाम से दर्ज हो गया। हाँ, और इस केस ने न्यायपालिका की ताकत को, उसकी अहमियत को स्थापित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की 11 जजों की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनी और 1992 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। और फैसला क्या था? कोर्ट ने कहा कि सरकार का 27% आरक्षण का आदेश संवैधानिक रूप से वैध है। लेकिन कोर्ट ने सिर्फ हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। उन्होंने सरकार के आदेश में कुछ बदलाव करने के लिए भी कहा है ना? निश्चित रूप से। और यहीं पर कोर्ट की भूमिका का सबसे अहम पहलू सामने आता है। कोर्ट ने आदेश को वैध तो ठहराया, लेकिन साथ में एक शर्त जोड़ दी, क्रीमी लेयर की। क्रीमी लेयर मतलब कोर्ट ने कहा कि आरक्षण एक सीढ़ी की तरह है, जो उन लोगों के लिए है जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं। जो लोग इस सीढ़ी पर चढ़कर आर्थिक रूप से संपन्न हो चुके हैं, यानी क्रीमी लेयर में आ गए हैं। हाँ, उन्हें अब दूसरों के लिए जगह बनानी चाहिए और उन्हें आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा संतुलन बनाने वाला कदम था। इसी से न्यायिक समीक्षा या जुडिशियल रिव्यू की शक्ति भी साफ दिखती है, जो यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। आपने सही नस पकड़ी है। न्यायिक समीक्षा का मतलब है संविधान के संरक्षक के रूप में न्यायपालिका की शक्ति। अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाए या सरकार कोई ऐसा आदेश जारी करे जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ हो, तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है। हाँ, उसे अवैध घोषित कर सकता है। ये शक्ति उसे सीधे संविधान से, खासकर आर्टिकल 13 जैसे प्रावधानों से मिलती है। इंदिरा साहनी केस इसका एक क्लासिक उदाहरण है कि कैसे न्यायपालिका कार्यपालिका के फैसले पर भी लगाम लगा सकती है। चलिए, अब इन संस्थाओं को थोड़ा और करीब से देखते हैं। संसद से शुरू करते हैं। आमतौर पर लोकसभा को ही ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है, खासकर पैसों और सरकार बनाने के मामले में। ये सच है। तो फिर राज्यसभा की जरूरत ही क्या है? क्या ये सिर्फ एक देरी करने वाली या रबर स्टैम्प बॉडी बनकर नहीं रह जाती? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और अक्सर इस पर बहस होती है। ऊपरी तौर पर देखने पर लगता है कि लोकसभा ज्यादा ताकतवर है, और 3 मामलों में है भी। कौन कौन से? पहला, किसी सामान्य कानून पर अगर दोनों सदनों में मतभेद हो तो संयुक्त बैठक होती है, और वहां लोकसभा की संख्या ज्यादा होने की वजह से ज्यादा संभावना है कि उसी की बात मानी जाएगी। ठीक है। और दूसरा मामला तो पैसों का है, जहां राज्यसभा की शक्तियां लगभग ना के बराबर हैं। बिल्कुल। धन विधेयक या बजट के मामले में लोकसभा सुप्रीम है। राज्यसभा उसे सिर्फ 14 दिन रोक सकती है या सुझाव दे सकती है, जिन्हें मानना या ना मानना पूरी तरह लोकसभा पर है। और तीसरा, सबसे बड़ा अंतर, सरकार पर नियंत्रण। सरकार तभी तक सत्ता में है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत हासिल है। लोकसभा अविश्वास प्रस्ताव पास करके सरकार को गिरा सकती है। ये शक्ति राज्यसभा के पास नहीं है। तो फिर वही सवाल, राज्यसभा की जरूरत क्या है? जरूरत है, और बहुत बड़ी है। राज्यसभा राज्यों की परिषद है। उसके सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अच्छा, राज्यों के हितों की रक्षक। बिल्कुल।
वो ये सुनिश्चित करती है कि केंद्र सरकार कोई ऐसा कानून ना बना दे जो राज्यों के हितों के खिलाफ हो। वो हर कानून पर दोबारा विचार करती है, जल्दबाजी में पास होने से रोकती है और एक अनुभवी सदन के तौर पर बहस की गुणवत्ता को बढ़ाती है। तो वो रबर स्टैंप नहीं, बल्कि एक जरूरी चेक एंड बैलेंस है। ये तो हुई विधायिका की बात। अब आते हैं कार्यपालिका पर, जो फैसले लागू करती है। इसमें भी दो हिस्से हैं, राजनीतिक और स्थायी। हाँ, पॉलिटिकल और परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यानी एक तरफ मंत्री और दूसरी तरफ IAS IPS अफसर। इनके बीच का समीकरण कैसे काम करता है? मतलब किसकी चलती है? क्या मंत्री हमेशा सही होता है या सेक्रेटरी? ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा और रोजमर्रा का द्वंद्व है। राजनीतिक कार्यपालिका यानी मंत्री जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं। उनके पास जनता का मैंडेट होता है, वो बताते हैं कि क्या करना है। और स्थायी कार्यपालिका? दूसरी तरफ स्थायी कार्यपालिका यानी सिविल सर्वेंट अपने विषय के एक्सपर्ट होते हैं। वो बताते हैं कि कैसे करना है। एक लोकतंत्र में अंतिम निर्णय लेने का अधिकार हमेशा मंत्री का ही होता है, क्योंकि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन क्या कभी-कभी इन प्रक्रियाओं पर इतना जोर देना पॉलिसी पैरालिसिस की वजह नहीं बनता? एक आम नागरिक को तो तेज नतीजों से मतलब होता है, फाइलों के सफर से नहीं। आपने बिल्कुल सही चिंता जताई है। इसे लोकतांत्रिक अधीरता कहते हैं। जनता तुरंत समाधान चाहती है, लेकिन संस्थाओं के नियम और प्रक्रियाएं जानबूझकर धीमी बनाई गई हैं। क्यों? ताकि हर फैसले के हर पहलू पर विचार हो सके, किसी के साथ अन्याय ना हो। सिविल सर्वेंट का काम ही यही है कि वो मंत्री को नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में बताए, फैसले के अच्छे बुरे नतीजे समझाए और एक निष्पक्ष सलाह दे। लेकिन अंतिम फैसला मंत्री का ही होगा। हाँ, अंतिम फैसला मंत्री का, लेकिन वो एक सूचित फैसला होना चाहिए, एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन। और इस पूरी व्यवस्था के शिखर पर हैं राष्ट्रपति। वो देश के मुखिया हैं, सारी सेनाओं के कमांडर हैं, सारे कानून उनके नाम से बनते हैं। लेकिन फिर भी कहा जाता है कि उनकी शक्तियां ज्यादातर औपचारिक हैं। ये विरोधाभास क्यों? क्योंकि हमने ब्रिटेन की तरह संसदीय प्रणाली अपनाई है। यहाँ राष्ट्रपति राष्ट्र के प्रमुख हैं, लेकिन सरकार के प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। तो राष्ट्रपति का पद एक सम्मान का पद है? हाँ, देश की एकता का प्रतीक है, लेकिन असली ताकत प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। राष्ट्रपति ज्यादातर काम उनकी सलाह पर ही करते हैं। तो क्या उनके पास अपनी कोई शक्ति नहीं है? क्या वो सिर्फ कैबिनेट के फैसलों पर मोहर लगाने के लिए हैं? ऐसा कहना भी ठीक नहीं होगा। कुछ विशेष परिस्थितियों में, जब किसी भी दल को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता, तब प्रधानमंत्री किसे नियुक्त करना है, ये फैसला लेने में राष्ट्रपति का विवेक बहुत अहम हो जाता है। और इसके अलावा वो किसी भी बिल को पुनर्विचार के लिए कैबिनेट को वापस भेज सकते हैं। तो वो एक रबर स्टैंप नहीं है, बल्कि संविधान के एक सजग प्रहरी हैं, जो जरूरत पड़ने पर अपनी राय दे सकते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार ये है कि कोई भी बड़ा फैसला, चाहे वो मंडल कमीशन का हो या कोई और, किसी एक व्यक्ति की सनक का नतीजा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। ये हमारी संस्थाओं, कैबिनेट, संसद और न्यायपालिका के बीच एक सतत संवाद, एक खींचतान और संतुलन का नतीजा है। आपने इसे बिल्कुल सही तरीके से समेटा है। ये संस्थाएं ही सुनिश्चित करती हैं कि शक्ति किसी एक जगह केंद्रित न हो और हर फैसला नियमों और संविधान के दायरे में हो। हाँ, ये प्रक्रिया कभी कभी धीमी और थकाऊ लग सकती है, लेकिन यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। बिल्कुल। और अब हमारे श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न। हाँ, प्रश्न ये है कि हमने देखा कि संस्थाओं का काम करने का तरीका धीमा लेकिन व्यवस्थित होता है। दूसरी तरफ आज के सोशल मीडिया के दौर में जनता की तरफ से त्वरित और निर्णायक कार्रवाई का दबाव बढ़ता जा रहा है। ऐसे में लोकतंत्र में प्रक्रियाओं की इस धीमी लेकिन जरूरी गति और त्वरित निर्णय की इस बढ़ती अपेक्षा के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जा सकता है? क्या ये जो लोकतांत्रिक अधीरता है, ये हमारी संस्थाओं के लिए एक चुनौती बन सकती है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक सवाल है। इस पर जरूर सोचिएगा, खासकर UPSC मेंस के जवाबों के लिए। बिल्कुल। इसी के साथ आज की एक गहन चर्चा समाप्त होती है। हम एक बार फिर सिंप्लीफाइड UPSC बाय PPP YouTube चैनल को धन्यवाद देना चाहते हैं। हाँ, इस तरह के और विश्लेषण के लिए उनके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेंबरशिप ज्वाइन करके उनके काम का समर्थन करें। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.